हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो कि सॉलिड स्टेट का सीरीज चल रहा था 12th क्लास का। उसमें हम लोग जो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में बात किए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और पहला लेक्चर आप लोग एंजॉय किए होंगे, पहला लेक्चर मज़ा आया होगा। पहला लेक्चर समझने लायक बस केवल इतना था कि अमorphous और क्रिस्टलाइन में क्या है, ये चीज प्रॉपर्टी को समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और उसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन करा है कि क्या है सारी प्रॉपर्टी में डिफरेंस इसका क्रिस्टलाइन और अमorphous में। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमorphous सॉलिड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो उसी का नेक्स्ट लेक्चर को आगे हम लोग आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, जो आपका हेडिंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग आज जो बात कर रहे होंगे, छोटा लेक्चर होगा, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। कभी कभी इससे क्वेश्चन अब आने लगा है, पहले इतना क्वेश्चन नहीं आता था इस पोर्शन से, लेकिन आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें एक आध क्वेश्चन इससे पूछ ले रहा है, तो जरूरी है कि पढ़ लेते हैं हम लोग सब चीज़ अच्छे से। अगर किया हुआ रहेगा तो कुछ भी पूछे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा पिछले वाले सेक्शन में से एक छोटा सा ग्राफ को अगर हम लोग एक्सप्लेन कर लें। ग्राफ जो था वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर वाला ग्राफ था, ठीक है। क्या बताए थे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो जो होता है वो एक फिक्स्ड होता है और शार्प, मतलब वो शार्प होता है और एक कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट रखता है। जबकि अमorphous वाले में बात किए थे कि अमorphous सॉलिड में जो होता है वो क्या होता है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो वही चीज को हम लोग ग्राफिकल अगर दे दे क्वेश्चन कि बताइए कौन सा ग्राफ जो है अमorphous को दिखा रहा है, कौन सा जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का दिखा रहा है। तो देखिए, अगर हम लोग टेम्परेचर वर्सेस ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस अगर टाइम का अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये जो है ये ग्राफ क्रिस्टलाइन के लिए है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। ये टॉपिक अभी नहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये टॉपिक ये ग्राफ के बाद कवर कर लेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, इधर जो ग्राफ है वो है अमorphous सॉलिड का, ठीक है, अमorphous सॉलिड का, ठीक है। ये दोनों में क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड अमorphous सॉलिड में इसका क्या बताए थे, एक पॉइंट इसका बोले थे कि इसका जो होगा एक शार्प और एक कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब क्या है कि पहले अगर ये सॉलिड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम होगा तो एक रेंज तक इसका कुछ भी मेल्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही कोई फिक्स टेम्परेचर तक पहुंचेंगे हम, जो कि मान लेते हैं अगर इसका 200 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 200 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट रख रहा है, मतलब 200 डिग्री पे पहुंचेंगे तभी जाके ये मेल्ट करना स्टार्ट होगा। उसके पहले जितना भी जो स्टेट होगा उसका वो क्या होगा, सॉलिड ही होगा। तो यहाँ तक जो एक मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर रेंज कुछ इस टी टाइम तक हम हिट करता गए, एक टेम्परेचर हम यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद क्या होगा, ये सॉलिड अब मेल्ट करना स्टार्ट होगा और ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये ग्राफ का मीनिंग को समझते हैं, ऐसा ग्राफ क्या है। देखिए, इस पोर्शन तक जो दिखेगा, इस पोर्शन तक ये दिखेगा आपका सॉलिड, मतलब यहाँ जो स्टेट दिखेगा वो सॉलिड है, मतलब यहाँ कुछ भी मेल्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एक टेम्परेचर इधर देखिए, इधर अगर इस यहाँ देखिए इस टाइम तक कुछ टाइम अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मेल्ट नहीं हुआ है, इस टाइम तक अगर ड्रॉ करेंगे तो नहीं मेल्ट हुआ है, यहाँ भी टाइम नहीं, सॉलिड है। लेकिन इस टाइम तक, इस टी टाइम तक अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे अगर पहुँचते हैं तो यहाँ से इस टेम्परेचर पे देखेंगे तो यहाँ से ये मेल्ट करना स्टार्ट हुआ है। मतलब ये सॉलिड जो है अब वो लिक्विड में बदलना स्टार्ट हुआ है, तो मतलब ये सॉलिड जो है अब ये लिक्विड बदलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब जब ये ऐसा नहीं होगा कि अचानक से बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही बार में सारा बदल जाएगा, ऐसा नहीं। सॉलिड से अगर डायरेक्ट बदल जाएगा लिक्विड, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, धीरे धीरे सॉलिड इस टेम्परेचर के बाद पिघलना स्टार्ट होगा, सॉलिड से कुछ पोर्शन रह जाएगा लिक्विड का, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन होगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, ये कंप्लीटली लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। ये सॉलिड से जो है वो लिक्विड, तो ये 3 स्टेट होगा, सॉलिड से ये सॉलिड और लिक्विड में बदल रहा होगा वाला स्टेट, फिर हिट करता रहेंगे। देखिए यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, एक फिक्स टेम्परेचर है। अगर मान लेते हैं कि अगर ये 200 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस तक में लिक्विड बदल जाएगा। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इवापोरेशन वाला केस होगा, वो सब हमको नहीं पढ़ना है। जाना था कहाँ तक, लिक्विड तक जाना था, तो ये चीज है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब क्या है
इसका मतलब क्या हुआ कि कोई फिक्स रेंज पे जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। हो सकता है इस टेम्परेचर तक अगर जाएंगे तो इस टेम्परेचर तक मेल्ट नहीं किया है, इस टेम्परेचर तक सॉलिड ही है, मतलब हो सकता है कि ये सॉलिड ही है इस टेम्परेचर तक। उसके बाद ये हो सकता है कि ये यहाँ से लेके इस टेम्परेचर तक, इस यहाँ से लेके यहाँ तक में ये लिक्विड में बदला है, मतलब यहाँ से जो है वो सॉलिड जो है वो किस में बदलना स्टार्ट हुआ है, ये लिक्विड में बदलना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये वाला सीन होगा इसमें एमरफस वाले में। तो अगर देखिए इसका टेम्परेचर दिखाएंगे तो अगर मान लेते हैं ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर अगर T2 है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कहाँ से कहाँ है, तो T1 से लेके T2 तक इसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब रेंज आएगा। ठीक है बेसिकली, और इधर अगर देखेंगे तो ये लिक्विड होगा। ठीक है, ये वाला सीन होगा इसका ग्राफ, ये होगा एमरफस वाले का और ये होगा इसका क्रिस्टलाइन वाले का। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इसमें फिक्स होता है। अगर मान लेते हैं इसका T1 है, ठीक है, तो इसमें जो होगा वो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये ग्राफिकल था, ये समझ में। देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा बोल देगा A पॉइंट मार्क कर देगा, B पॉइंट मार्क कर देगा, C पॉइंट और D पॉइंट। बोलेगा CD का बताइए, CD में स्टेट क्या होगा। अरे भाई CD में स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, A से B का क्या स्टेट होगा, तो A से B सॉलिड है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो कुछ सॉलिड लिक्विड दोनों होगा, क्योंकि सॉलिड से कुछ लिक्विड में बदलना स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसे थोड़ा होगा पूरा सॉलिड खत्म हो गया होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया क्या। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें फर्स्ट वाले में इसमें रेंज दिखेगा आपको कि इस पोर्शन तक में जो है वो क्या होगा कि लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, फिर इस टेम्परेचर के बाद जो है लिक्विड हो सकता है। ये टेम्परेचर कुछ भी हो, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, इस तरह का। ठीक है, तो ये चीज। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद यूनिट सेल का बारे में बात। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किए, किसमें क्लासिफाई किए, तो सॉलिड को क्लासिफाई किए क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। दोनों में डिफरेंस समझें, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो समझें। अब जो हमारा बात होगा वो बात होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी हम लोग जो है वो क्लासिफाई कर रहे होंगे। अब किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, तो इसमें जो बेसिस जो होगा हमारा क्लासिफाई करने का जो मेरा जो होगा वो होगा किस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपस में जो रख रहा है, मतलब किस तरह का फोर्स से जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स या फिर एटम जो हुए वो किस तरह का। तो इसमें जो बेसिकली जो बात कर रहे होते हैं वेंडरवाल फोर्स, सेकेंड आयोनिक और थर्ड आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हुए। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए और मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, इस चार बॉन्ड से जो जुड़े हुए हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बेसिस पे हम लोग जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, इसमें भी जो है वो किसके आधार पे, ये चार के आधार पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि कौन कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसके आधार पे हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड आयोनिक सॉलिड, और तीसरा जो बात कर रहे होते हैं वो मेटालिक सॉलिड। ठीक है, ये तीन सॉलिड के बारे में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे। और इसमें जो ये तीन सॉलिड होगा, इस तीन सॉलिड में जो बेसिकली जो फोर्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो इन्वॉल्व होगा वो ये चार में से कोई होगा। ठीक है, तो इसके आधार पे, इस बॉन्ड के आधार पे हम लोग इतने तरह का सॉलिड को पढ़ेंगे, इतने तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, आयोनिक सॉलिड क्या है और मेटालिक सॉलिड क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, टेबल में हम लोग अच्छे से सब चीज को लिख लेंगे और वहां से समझते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आए। चलिए स्टार्ट क्या बात किए कि चार तरह का बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, वेंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, और सेकंड बात की कोवलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगा, या तो फिर आयोनिक बॉन्डिंग होगा या फिर एक मेटालिक बॉन्डिंग। और उसके आधार पे हम लोग चार तरह का सॉलिड, हम तीन लिखे थे, शायद एक और छूट गया होगा, शायद कोवलेंट बॉन्डिंग वाला एक छूट गया था। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड वाला छूट गया। ठीक है, उसमें देखिएगा
चार तरह का सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और एक मेटालिक सॉलिड, ये चार तरह का सॉलिड के बारे में बात कर रहे होंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो सॉलिड है वो बात करेंगे, वो करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी हम लोग बात करेंगे, इसमें बात करेंगे नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, इतना तरीके का सॉलिड जो होगा। इन नॉन पोलर वैसे सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें जो कि नॉन पोलर हो, वैसे सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें जो कि पोलर हो, वैसे सॉलिड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी वैसे सॉलिड जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग जो है इतना प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, ठीक है। एट्रैक्टिव फोर्स जो काम कर रहा है इसमें, ये कैसा कर रहा है, या फिर बॉन्डिंग जो इन्वॉल्व है वो क्या बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, इसका एग्जांपल करेंगे। और फिर फिजिकल नेचर क्या होगा, ठीक है। फिजिकल नेचर हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, क्या होगा ये चीज। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा, ये क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखेगा या लो मेल्टिंग पॉइंट रखेगा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर, इसमें देखिए इसमें सबसे मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सब में जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ही होगा, ठीक है। इसमें भी मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें भी जो होगा वो मॉलिक्यूल्स ही होगा, ठीक है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब नॉन पोलर मतलब क्या होता है, नॉन पोलर मतलब ऐसे जो मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं हो, मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो है, ठीक है। तो उसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होगा वो होगा लंडन फोर्स या फिर बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। मतलब इस तरह का सॉलिड में जो होगा वो कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा, तो इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होता है वो होता है लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। ऐसे अब आता है इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो जैसे कि अगर लिखना है तो H2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, ठीक है। और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, Cl2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है। SO2 ले सकते हैं, नहीं SO2 नहीं होगा, ठीक है। H2, हाँ ठीक है। ये सब जो सॉलिड होंगे ये हमारा क्या होगा, नॉन पोलर सॉलिड होगा। क्या देखिए तो इसमें डाइपोल मोमेंट चेक कीजिए तो जरा कि कुछ आ रहा है डाइपोल मोमेंट या नहीं आ रहा है। देखिए इसमें देखते हैं हाइड्रोजन HH के बीच का अगर बात करें तो हाइड्रोजन दोनों सेम तरह का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, तो बॉन्ड किसी तरह का से पोलर नहीं होगा। पोलर नहीं होगा मतलब कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, तो मतलब ये होगा कि ये मॉलिक्यूल्स पोलर नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट जब निकालते हैं तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स पोलर है, इसमें हम लोग बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की ओर होगा, ठीक है। तो ये हम बात नहीं करना है, तो इसमें ये थी, ठीक है। I2 भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। CCl4 का एग्जांपल देखिए, CCl4 का स्ट्रक्चर अगर बनाया जाएगा तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा CCl4, ठीक है। इसके कारण इसमें डाइपोल मोमेंट इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण अगर देखना है ब्लैक मार्कर से कर देते हैं, ठीक है। इसमें डाइपोल मोमेंट इधर की ओर, ठीक है। इस क्लोरीन से इधर की ओर, इसका इधर की ओर, ठीक है। और इसमें जो जाएगा वो इधर की ओर, ठीक है। नेट ये तीनों के कारण जो एक ऊपर के कारण ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। और इसके कारण जो होगा वो तीन के कारण इधर की ओर आएगा। ओवरऑल जो मॉलिक्यूल जो होगा एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा डाइपोल मोमेंट, जो कि ओवरऑल मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट अगर निकाला जाएगा तो यहाँ जो आएगा वो जीरो आएगा, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है। Cl2 वाला में भी इस तरह का केस होगा, ठीक है। CCl4 हो गया, CH4 ले सकते हैं, तो ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें जो होगा वो कैसा फोर्स काम करेगा, तो लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स काम करेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बात करेंगे तो ये सॉफ्ट होगा, ठीक है। ऐसा होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बात कर लीजिए, कंडक्टिविटी, तो ये जो होगा ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है। इंसुलेटर होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसका ये बहुत कम होगा, वेरी लो, ठीक है। तो ये चीज था किसके बारे में, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात करना है पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब छोटा यूनिट क्या होगा, तो वो है क्या, मॉलिक्यूल्स। अब इसमें अगर बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स में तो इसमें डाइपोल
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसका अगर एग्जांपल लेके अगर समझना चाहें तो ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका H2 हो गया, ठीक है, ये सब इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो HF होगा, ठीक है, और लिख सकते हैं SO2 होगा, ठीक है। और भी कोई पोलर मॉलिक्यूल्स अगर लिखना चाहेंगे तो अगर लिखना चाहें, और ये सब HF HCl भी होगा, ठीक है। ये सब जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों है? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा। जैसे HF की बात करेंगे तो HF में बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट का जो आएगा वो इधर से इधर की ओर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, देखो यहाँ हाइड्रोजन का जो है वो का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा डायरेक्शन वो किधर से, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, ठीक है, इधर की ओर। SO2 का क्या बात है? तो SO2 का अगर निकालिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन तो SO2 का 6 तो ये आएगा आपका वेंट शेप का, ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, यही होगा, ठीक है। अब इसका अगर निकाला जाएगा तो किधर की ओर, इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, ठीक है। और अगर इधर निकालेंगे तो इसका नेट डाइपोल जो होगा वो नीचे की ओर कहीं आ रहा होगा, इधर की ओर, तो ये वाला सीन है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया डाइपोल मोमेंट, ये भी जो होगा वो सॉफ्ट होगा। इसका अगर बात करेंगे तो ये भी इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन कम ही होगा, ठीक है। ये वाला सीन हो गया इसका पोलर मॉलिक्यूल्स का। पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी पोलर, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें कि पोलर हो, वो पोलर मॉलिक्यूल्स इस तरह का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसमें जो होगा मॉलिक्यूल्स ही होगा, लेकिन इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन। इसमें जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो जुड़ा होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सबसे, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा OH, इसमें जो होगा ये होगा ये, इसका जो होगा ये ऐसा, ठीक है। इस तरह का बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इस तरह का बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। मतलब इसके बीच में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और भी तरह का बात करते हैं उसमें नहीं, इसमें देखिए ये जो होता है वो इस तरह का केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें कि टिप पे जो होता है वो फ्लोरीन होता है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाइड्रोजन इधर कहीं होता है, ऐसे, ठीक है, इस तरह का। तो ये बहुत ज्यादा केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अगर यहाँ बात करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ होगा, फ्लोरीन यहाँ होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, बीच में हाइड्रोजन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, बीच में कहीं हाइड्रोजन होगा, इस तरह का कहानी चलता है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो अगर केज लाइक स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये टिप पे आएगा हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और बीच में जो होगा वो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। अगर यहाँ नाइट्रोजन का अगर देखेंगे तो इस तरह का होगा, ठीक है। HF वाला कहानी, HF वाले में कहानी देखने को मिलेगा, फ्लोरीन वाला, ठीक है, ठीक। अब ये जो होगा ये भी सॉफ्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल, तो ये भी जो होगा वो इंसुलेटर होगा, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसके कंपैरिजन में जो होगा वो क्या होगा, हार्ड होगा, लो होगा, ठीक है। अब इसका फिजिकल नेचर ये हार्ड होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट लीजिए, ठीक है, ये हार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आयोनिक सॉलिड के बारे में, जो है वो है आयोनिक सॉलिड, ठीक है, आयोनिक सॉलिड। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आयंस, ठीक है, मतलब जो फोर जुड़े होंगे आपस में वो कौन जुड़े होंगे, आयंस जुड़े होंगे। इसमें जो फोर्स काम कर रहा होगा वो कूलम्बिक फोर्स काम कर रहा होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जांपल इसका अगर लेना है तो NaCl, MgCl2, ठीक है, CaF2, ठीक है, ये सब एग्जांपल है हमारा इसका, ये आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। अगर इसका फिजिकल नेचर का अगर बात किया जाएगा तो ये जो होगा वो हार्ड होगा, ठीक है, कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से पहले एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मतलब इसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे। मतलब क्या है कि आयंस जो होगा ये ऐसा आयंस Na+ और Cl-, मतलब एक कैटायन एक एनायन होगा, ये कैटायन जो होगा ये एनायन को अपनी तरफ खींच के रखेगा और एनायन जो होगा कैटायन को, क्योंकि दोनों जो है वो अनस्टेबल प्राणी है, तो दोनों चाहता है कि हम बॉन्ड से जुड़े रहें और इस तरह का ये अपना ऑक्टेट लूज करके स्टेबल हुआ है, ये गेन करके, ठीक है। मतलब आयंस वाला सीन है, मतलब आयंस इन्वॉल्व है इसमें। दूसरा Mg में क्या होगा, Mg2+ और यहाँ 2Cl-, ठीक है, इस तरह का। तो ये दोनों जो होंगे Mg2+ और 2Cl, मतलब Mg जो होगा वो Cl-, Mg2+ और इधर Cl-, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब CF2 का भी कहानी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। ये जो होता है वो हार्ड होता है नेचर में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी का बात करते हैं, तो अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा। मतलब आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टिंग इंसुलेटर नहीं होता है, मतलब इंसुलेटर होता है, ठीक है। दूसरा, अब क्या कंडक्टर बनाया जा सकता है आयोनिक सॉलिड को? हाँ, इंसुलेटर को जो है इसको कंडक्टर बनाया जा सकता है, मतलब वो वाला प्योर कंडक्टर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जा सकता है। जब कोई भी आयोनिक सॉलिड है, इसमें अगर मान लेते हैं कि वाटर बोल देते हैं, और यहाँ जो बनेगा तो कि एक इसको बोलते हैं एक्वस सॉलिड, ठीक है, एक्वस आयोनिक सॉलिड, ठीक है। इस तरह का सॉलिड में क्या होगा ना कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ जो था किसी तरह का NaCl जब सॉलिड था तो ये Na, इसको समझाने के लिए इधर लिख रहे हैं, मतलब इस तरह का NaCl बहुत पास थे, कोई तरह का फ्री आयंस नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर कोई भी वाटर डाले हैं तो क्या हुआ है कि ये आयंस क्रिएट करके दे दिया है वाटर। कैसे किया है? तो जैसे वाटर जो है H2 है, OH ऐसा होगा H2, ठीक है, इधर भी होगा, इसको भी सराउंड किया होगा, इसको समझिए ऐसे Cl, तो इधर H आएगा, इधर OH होगा और इधर H होगा, ठीक है। ये जो माइनस वाला है ये हाइड्रोजन अपनी तरफ इसको खींच रहा होगा, बोल रहा होगा चलो तुम मेरे पास, मतलब नहीं होता है कि एक हाइड्रोजन इसको बोल रहा है नेगेटिव वाले को तुम मेरे पास चलो, और ये जो ऑक्सीजन वाला के पास नेगेटिव है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है, ये इधर, ठीक है। तो जब पहले कोई तरह का इंटरेक्शन नहीं था तो क्या था, ये बॉन्ड बहुत अच्छा है, NaCl के बीच में बहुत अच्छा दोस्ती है। वाटर जो आया और ये दोनों का बीच का NaCl का बीच को दोनों का बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब आयनिक बॉन्ड से जो जुड़े हुए थे इसको तोड़ के अलग कर दिया और Na को फ्री कर दिया इधर और Cl को इधर फ्री कर दिया, मतलब अब फ्री आयंस जनरेट हो गए। अगर फ्री आयन जनरेट हो गए हैं तो लिक्विड या फिर मोल्टेन स्टेट बोलते हैं इसको बोलते हैं मोल्टेन स्टेट। इस मोल्टेन स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देगा, ठीक है। आयनिक सॉलिड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें फ्री आयंस जनरेट हो जाता है क्रिएट, और जबकि आयनिक सॉलिड अगर सॉलिड स्टेट में बात करेंगे तो वो इंसुलेटर के जैसा काम करेगा, क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर कोई नहीं होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता है। तो ये वाला सीन था पूरा आयनिक सॉलिड कंडक्टिविटी का। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आयनिक सॉलिड के बारे में बात, ठीक है। कैसे पता चला, ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाई डू द आयनिक मोल्टेन जो है वो आयनिक सॉलिड जो होता है मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, व्हाई इट डज नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। तो आंसर ये है कि आयनिक सॉलिड जो है मोल्टेन स्टेट में उसमें फ्री आयंस होता है, ठीक है, और जिसके कारण जो होता है वो चार्ज कैरियर अवेलेबल हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए। आयनिक सॉलिड जब प्योर सॉलिड फॉर्म में होता है तो कोई भी चार्ज नहीं, आयंस नहीं होता है, फ्री आयंस नहीं होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता। वाटर क्या है? वाटर एक तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का बहुत ज्यादा हाई है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से क्या होता है ना कि उसको वो जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके आयन जनरेट कर देता है, ठीक है। कैसे जनरेट करता है वो इंट्रोडक्शन से समझा चुके हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आयनिक सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट बात होगा हमारा थर्ड पॉइंट, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद
अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड से पहले मेटालिक सॉलिड बात कर लेते हैं, ठीक है। मेटालिक थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो अपने को बात करना है वो है मेटालिक सॉलिड, ठीक है। मेटालिक सॉलिड तो थर्ड लिख लीजिए, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। मेटालिक सॉलिड में क्या बात करेंगे, तो मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, इसमें होगा पॉजिटिव आयन इन द, इसको कर्नल्स बोलेंगे, ठीक है। क्या है कर्नल बताएंगे, इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल सोडियम मेटल लिया कंसिडर किया, कोई भी मेटल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम जो है इससे Na+ हो गया प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाला गया, ठीक है। तो सोडियम कैटायन जनरेट हुआ है और इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन होगा, फिर सोडियम कैटायन होगा, ठीक है। फिर यहाँ सोडियम कैटायन आएगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, फिर यहाँ सोडियम कैटायन होगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर अगर बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ सोडियम कैटायन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, फिर यहाँ सोडियम कैटायन होगा, ठीक है। इधर अगर लिखना चाहे तो सोडियम कैटायन, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर सोडियम कैटायन, ऐसा वाला सीन होगा, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये जो सोडियम कैटायन है, सोडियम कैटायन वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जुड़ा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन से, सबसे बंधा हुआ होगा, ठीक है। ये सोडियम का बात की। कर्नल्स अब क्या है, कर्नल्स क्या है, पॉजिटिव आयंस, मतलब देखिए सोडियम का अगर बात किया जाए तो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में जो हो गया वो पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब रहता है, और इसका बाहर में जो है ऑर्बिट, ठीक है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे। और ये लास्ट जो आएगा ये क्या आएगा, एक लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, क्योंकि सोडियम में जो है 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब कर्नल्स क्या है, तो न्यूक्लियस प्लस इनर कोर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है सबको कर्नल्स बोला जाएगा। तो वैलेंस सेल को छोड़कर, वैलेंस सेल ये हो गया, वैलेंस सेल ये हो गया, वैलेंस सेल के अंदर वाला जितना इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूक्लियस है इसको बोला जाता है कर्नल्स, ठीक है। तो इसमें जो होगा ये हो गया कर्नल्स, जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एक न्यूक्लियस आ रहा है, ठीक है, ये सोडियम मेटल का, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्नल्स, ठीक। ये वाला सीन हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा यहाँ जो इन्वॉल्व होगा वो होगा मेटालिक बॉन्डिंग। कैसा बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा इसमें, इस तरह का सॉलिड में, इसमें होगा मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब एग्जांपल इसका अगर लेते हैं तो AU ले लीजिए, CU ले लीजिए, कोई भी सोडियम का एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर हो गया, कोबाल्ट ले लीजिए, कोई भी मेटल का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फिजिकल नेचर इसका क्या होगा, तो फिजिकल नेचर इसका हार्डनेस तो होगा ही, हार्डनेस के साथ साथ ये जो होगा मरकरी वगैरह को छोड़ के, ठीक है, वो एक्सेप्शन वाला केस है। हार्डनेस इसका जो होगा वो मेलेबल भी होगा। मेलेबल मतलब क्या होता है कि मेटल का वो प्रॉपर्टी जिससे कि मेटल को पीट के, मतलब आप मार के हथौड़ा से उसको एक पतला सा शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का प्रॉपर्टी रखता है, इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। दूसरा मेटल जो होता है वो डक्टिलिटी भी रखता है, डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये हुआ कि मेटल को जो होता है वो हम पतला सा थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड करने देखते हैं लड़के जो लोग जो कान में पहन रही है, नाक में पहन रही है, या फिर पतला सा तार में बना लेते हैं हम लोग उसको, या फिर कॉपर का देखते हैं कितना पतला तार में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सब ये जो प्रॉपर्टी ये पॉसिबल हो पाया, ये किसका, इस तरह का प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। वो मेटल वाले ही केस में पॉसिबल होगा, नॉन मेटल को मारने जाएंगे तो टूट जाएगा वो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का बात करें तो ये इक्वस मतलब सॉल्वेंट, मतलब कोई भी इक्वस मीडियम में, मतलब वाटर में भी रखेंगे तब भी ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सॉलिड, ये कंडक्टर होगा, ये अच्छा कंडक्टर होगा, मतलब कंडक्टर ही तो, मेटल जितना भी होता है वो कंडक्टर ही तो है, ठीक है। इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। अब बात आता है कि इसमें जो कंडक्टर का बात कर रहे हैं और आयनिक सॉलिड में जो कंडक्टिविटी का बात किए थे, ये एक्वस सॉल्वेंट दोनों में, मोल्टेन स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो अब बात थोड़ा सा आयनिक सॉलिड से रिलेट करने की कोशिश करते हैं।
आयोनिक सॉलिड में हम लोग पढ़े थे, आयोनिक सॉलिड में ये कंडक्टर हो सकता है लेकिन केवल और केवल मोल्टेन स्टेट में होगा, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में। लेकिन मोल्टेन स्टेट में जो कंडक्टिविटी जो आ रहा था वो आ रहा था फ्री आयंस की वजह से। किसकी वजह से? फ्री आयंस। यहाँ जो कंडक्टिविटी आता है वो आता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्वेश्चन कभी भी आए कि आयोनिक सॉलिड में किसके वजह से, मोल्टेन स्टेट में किसके वजह से कंडक्टिविटी आता है, तो वो आपका आंसर होगा फ्री आयंस की वजह से, ठीक है। क्या की वजह से? फ्री आयंस। सॉलिड स्टेट में कोई आयंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा, मतलब इंसोलेटर होगा। लेकिन अब मेटल में जो कंडक्टिविटी आता है वो आता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है हमारा मेटल में कंडक्टिविटी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अब बात आता है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अगर इसमें मेटालिक सॉलिड में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पहले इसमें बात करते हैं। अगर इसमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाएगा, किसमें? इस आयोनिक सॉलिड में अगर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कराया जाएगा तो इसमें कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा? वो होगा इंक्रीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि इसमें फ्री आयंस का मूवमेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट बढ़ जाएगा। इसके कारण ये कंडक्टिविटी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था सॉलिड के बीच में वो तोड़ देगा, सप्लाई करेंगे हीट को, तो मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो, ठीक है। तो आयोनिक सॉलिड में जो होता है वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। मेटालिक सॉलिड में क्या होगा? उसमें भी इंक्रीज करेगा क्या? नहीं, इसमें उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका कंडक्टिविटी जो होगा वो होगा डिक्रीज। ये तो बड़ा बात हो गया, नहीं? बड़ा बात हो गया। क्या बात हो गया कि अगर मेटालिक सॉलिड में अगर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाता है तो कंडक्टिविटी जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इसका डिक्रीज करने के पीछे रीजन क्या है? कर्नल्स जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो कर्नल्स था इनर, ये वाला, ये जो न्यूक्लियस प्लस इनर कोर इलेक्ट्रॉन जो था, इसमें जो होता है वो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। मतलब कर्नल्स में क्या होता है? वाइब्रेशन आ जाता है, जिसके कारण मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो सही नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है? कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या हो जाता है? वो डिक्रीज हो जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि अगर कंडक्टिविटी अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं मेटल के केस में तो वो जो होगा वो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। रीजन क्या होगा? वाइब्रेशन इन द कर्नल्स। इसमें जो होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर, आयोनिक सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का कारण होगा मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस जो होगा वो इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात आता है कि इसमें देखो कंडक्टिविटी बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो एक्चुअली जो होता है वो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, एक ग्राफ से भी हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ा तो मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो का रेजिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करना चाह रहा है, करंट जो फ्लो करना चाह रहा है उसको डिक्रीज करेगा। मतलब क्या होगा कि कंडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ समझ आना चाहिए, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? वो हाई होगा। यहाँ तक चीजें जो है वो समझ में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट एक लास्ट बच रहा है, चौथा टाइप ऑफ सॉलिड जो कि था कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड कंप्लीट करेंगे, उसका ये खत्म होगा टॉपिक। लास्ट जो हमारा है, लास्ट हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उस टाइप का सबसे लास्ट जो है वो कोवेलेंट सॉलिड के बारे में बात करना है, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड इसको बोलते हैं, दोनों का सेम मतलब है। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे एटम्स, ठीक है, एटम्स। इसका एग्जाम्पल उधर दिया हुआ है। इसमें जो बॉन्डिंग जो काम कर रहा होगा आपस में वो कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब नॉन मेटल होगा, जैसे कि Cl ऐसा वाला, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं SiC, ये सब जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मतलब दोनों जो होगा वो क्या होगा? कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाया होगा। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के पास है, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर बना लीजिए, 6 और 1 7। इसका भी अगर इसका क्रॉस से दिखाएं तो 1 क्रॉस 3 4 5 6 7, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है।
ठीक है। तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग वही चीज लिखा हुआ है। आयोनिक सॉलिड में कैसे था, वहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, और वहां जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ जो हो रहा है वो क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई यहाँ जो बनता है ना, वो दो गरीब दोस्त मिल रहे होते हैं, मतलब ये भी गरीब है ये भी गरीब है, दोनों गरीब आके आपस में बॉन्ड बना के, और कैसा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबिलिटी को गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि आयंस वाला में एक गरीब रहा होता है और दूसरा अमीर रहा होता है। सोडियम जो होता है वो Cl को दे रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होता है, क्योंकि सोडियम के पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उसको अनस्टेबिलिटी मतलब डर सा, मतलब अनस्टेबल महसूस होता है, तो क्लोरीन को दे देता है और स्टेबिलिटी को गेन करता है। और वहां जो बॉन्डिंग बन रहा होता है वो आयोनिक बॉन्डिंग, वहां जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वहां जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड से बनता है, यहाँ जो बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड से बनता है, ठीक है। अगर बॉन्डिंग दोनों के बीच में अगर शेयरिंग है और अगर किसी तरह का फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा, तो ये इंसुलेटर होगा, ठीक है। ये केवल और केवल ग्रेफाइट जो होगा वो कंडक्टर होगा, बाकी ये जो होगा वो इंसुलेटर होगा, ठीक है। ये हो गया ग्रेफाइट क्यों होगा इंसुलेटर कंडक्टर, इसके लिए बात करेंगे, ठीक है। ये एटम्स होगा, ठीक है, देखिए एटम्स इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें SiO2 क्वार्ट्ज ये सब एग्जांपल है। SiO2 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो SI वो ये इस तरह से जुड़ा होगा, ठीक है, इस तरह से चलेगा इसका, ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा इसमें, ठीक है। और अगर बात करेंगे SiC का, तो Si जो होगा, कार्बन जो होगा वो 4 Si से जुड़ा होगा, Si 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 और Si, फिर ये कार्बन से जुड़ा होगा, फिर ये कार्बन जो होगा वो 4 Si से जुड़ा होगा, सिलिकॉन से जुड़ा होगा, Si मतलब सिलिकॉन, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें ये, और सब जो होगा वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो ये वाला सीन चलता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। देखिए डायमंड जो है वो भी कार्बन है, कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट भी दोनों जो है एक दूसरे, कार्बन का इलेक्ट्रॉफ है, कार्बन का इलेक्ट्रॉफ है, मतलब डायमंड जो होता है इसमें जो कार्बन का अरेंजमेंट मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वो टेट्राहेड्रल होता है, मतलब टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। जबकि ग्रेफाइट में जो होता है वो हेक्सागोनल सीट में अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो सीट में अरेंजमेंट, और ये जो होता है वो एरोमेटिक नहीं होता है, और ये जो होता है एरोमेटिक होता है। इसमें जो कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि ग्रेफाइट में जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें जो होता है वो सीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक दूसरे सीट है, एक सीट दूसरा सीट हेक्सागोनली रिंग रहता है और एक दूसरे पे स्लिप करता है। स्लिप करने की वजह से जो होता है वो क्या होता है, ये सॉफ्टनेस आता है इसमें, ठीक है। तो और सॉफ्टनेस आता है, और इसमें जो होता है वो क्या होता है, ये कनेक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। ALAN ये भी तुम्हारा जो है वो क्या है, इसका एग्जांपल है किसका, कोवलेंट कंपाउंड का, कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। इसका ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा और कंडक्टर होगा, केवल और केवल इसमें होगा। डायमंड और इसमें ग्रेफाइट में डिफरेंस बता दिए, इसमें ये नॉन एरोमेटिक होगा, ये जो होगा वो एरोमेटिक होगा, ये sp3 होगा, ये sp3 होगा, इसमें कार्बन, ये जो होगा sp2 होगा, इसमें रिंग होगा, रिंग और सीट लाइक सीट होगा, जबकि इसमें जो होगा वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये ग्रेफाइट जो होगा वो सॉफ्ट होगा, कार्बन जो होगा वो, डायमंड जो होगा वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसीलिए हार्डेस्ट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, उसका बहुत हाई होगा, जबकि ग्रेफाइट का जो होगा वो सॉफ्ट होगा, कंडक्टर होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये सारे कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो हमारा यहाँ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड खत्म होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 तरीके में, 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कौन कौन सा, सबसे पहला मॉलिक्यूलर, दूसरा आयोनिक, तीसरा मेटालिक, चौथा कोवलेंट, ठीक है। और कौन कौन से बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला सीन इंपॉर्टेंट है। आयोनिक और मेटालिक में क्यों कंडक्टिविटी आता है ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट और डायमंड में क्या सीन है ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से थियोरेटिकल बात था सारा कुछ, यहाँ तक चीजें समझ में आया होगा, कुछ भी टफ नहीं था। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा समझने वाला चाहिए, अच्छा से समझने वाला यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, चीजें समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो पढ़िए, एंजॉय कीजिए और मजे से पढ़िए और एग्जाम को क्रैक कीजिए और अच्छे से सारा क्वेश्चन को बनाइए और बनना चाहिए, अब क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक ये सब चीजें जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो रिवाइज करके रखिए। देखिए जो थियोरेटिकल वाला पोर्शन है उसमें अगर रिवाइज रहता है तो उससे क्वेश्चन सही हो जाएगा, उसमें कोई तिकड़म लगाना नहीं है, जो याद है वो मार के आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड खत्म होता है, थियोरेटिकल पोर्शन खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल, उसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन वहां से आता है वो बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, तब तक बाय।